हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर 1 है कई सारी बुक में, और हमने ये इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक को ली है जो टी.एस. गरवाल की बुक है, और हिंदी मीडियम के लिए डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक जो चलती है वो हमने ली है, बही खाता इसका लिखा शास्त्र बुक का नाम है। तो और ये वीडियो को हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाने की कोशिश करी है ताकि इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लोगों को ये चीज़ सीखने को मिल जाए। तो चलिए हम लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले जानते हैं कि ये एनपीओ होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो आपको ये सोचना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस वर्ड यूज नहीं होगा, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य मोटिव या ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जैसे स्कूल है, कॉलेज है, ये लोग इसका पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेसी सोसाइटी, इस तरीके की जो भी सारी चीज़ें होती हैं, इनका उद्देश्य जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि समाज की सेवा करना होता है। जैसे कोई एनजीओ है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि बिजनेस करना होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसके अंदर, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, डोनेशन। अगर इसको कुछ कलेक्शन मिला तो डोनेशन मिलता है। फिर कुछ एंट्रांस फी है, मान लीजिए कोई सोसाइटी है और आपको वहाँ पे एंट्री करने का पैसा पेमेंट करना होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करवाया उसके लिए, फिर उसको क्या मिलती है, चंदा मिलता है। फिर लोन्स एंड एडवांस अदर चीज़ें, ये हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली एनपीओ के बारे में अगर पूछता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आपको सिंपली बताना है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य, जिसका मोटिव, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ईटीसी, टीचिंग, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो सब क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है इसका उद्देश्य। तो इसे ही हम लोग कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अकाउंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग के बारे में इसके। तो सबसे पहले देखिए इसमें एक तो हो जाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक को कहा जाता है नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे, तो सिंपली हम ये आपको बता दें कि अगर कोई सी चीज़ के लिए आपको पैसा मिला, तो जैसे कि आपको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए सिंपली पैसा मिला 1 लाख रुपए, तो आपने क्या किया, उस 1 लाख रुपए का बिल्डिंग बनाने के लिए आपने पैसा रखा। तो मान लीजिए कि आपने 50,000 की बिल्डिंग बना दी, है ना। तो इसका मतलब जो पैसा हुआ आपके पास बचा हुआ है वो कितना है, 50,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये खर्चा आपने कर दिया है 50,000। तो इसे ही कहा जाता है यहाँ पे खर्च को कंज्यूम्ड कहा जाता है कि आपने इतना पैसा जो इस चीज़ के मिला था उसे कंज्यूम्ड कर लिया। तो जैसे किसी भी चीज़ के लिए पैसा, फंड मिला आपको और आपने उसका इस्तेमाल किया, तो उसे ही कहा जाता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो देखिए सिंपली इसमें समझने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि देखिए टूर्नामेंट फंड, जैसे आपको टूर्नामेंट के लिए कोई फंड मिला, तो ये देखिए इसको हम लोग इसके बारे में हम लोग सिर्फ इसमें कंज्यूम वैल्यू निकालते हैं कि आखिर कितना खर्च किया गया है, और उससे फिर हम लोग यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप का ही भी आगे देखें हम लोग, तो उसमें इसको हम लोग डेबिट साइड पे शो करते हैं। तो ये देखिए जैसे ये है टूर्नामेंट फंड, तो इतना मिला, फिर एक्सपेंसेस इतना हो गया, फिर रिसिप्ट हुआ है इतना। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि आपको कंज्यूम्ड वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग कंज्यूम्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितना हमें इस चीज़ के लिए टूर्नामेंट के लिए फंड मिला था, फिर अदर कोई रिसिप्ट हुआ है, तो टोटल को हमने क्या किया, जोड़ दिया, और इतना क्या हुआ, खर्चा हो गया टूर्नामेंट के लिए। तो ये क्या हुआ, हमारा बचा, मतलब अभी हमारे पास फंड कितना बचा हुआ है, 55,000 रुपीज़। तो 55,000 जो फंड हमारे पास बचा हुआ है, इसे क्या करेंगे हम लोग, जो कोई स्पेसिफिक आगे पढ़ेंगे हम लोग कि स्पेसिफिक अगर किसी चीज़ के लिए फंड मिलता है तो उसे हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालते हैं। तो जैसे अगर आप खुद सोचिए कि आप एक एनजीओ हैं और आपको मिला एक हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए। तो जब तक आप हॉस्पिटल बना नहीं देंगे तो तब तक वो पैसा आपके लिए क्या होगा, 1 करोड़ रुपए मिले हैं, वो पैसा आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी, क्योंकि एक जिम्मेदारी है कि आपको उसको बना के देना है।
तो इसीलिए कोई जो भी स्पेसिफिक फंड मिलता है, चाहे बिल्डिंग बनाने को, हॉस्पिटल बनाने को, स्कूल बनाने को, इस तरीके का कोई पैसा अगर आपको मिलता है तो उसे कहा जाता है और उसे हम लोग लायबिलिटी मानते हैं। और उस स्पेसिफिक फंड को जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसे हम लोग लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं स्पेसिफिक फंड को। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात होती है। तो आगे भी लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो हम लोग आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अभी हमने आपको बताया उससे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जैसे हमने वहाँ पर सब्सक्रिप्शन जोड़ और जोड़ घटा के लिख दिया था, इस तरीके से प्लस माइनस करके हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था एक्चुअल में, कि जब हम लोग ये करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, हमने क्या पढ़ा था कि एसेट्स अगर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, और अगर एसेट्स घटता है, मान लीजिए कि एसेट्स डिक्रीज करता है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर एसेट्स घटे तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब हमें एक बात बताइए आप कि अगर आपको आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपको चंदा मिलना बाकी है, जिस तरीके से डेटर होता है हमारे लिए एसेट्स होता है, क्योंकि वो आज न कल हमें देगा, इस तरीके से चंदा मिलना बाकी भी आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमारे लिए, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स होता है, क्योंकि वो आज न कल उसे मिलेगा। जिस तरीके से डेटर हमारे लिए एसेट्स होता है, ठीक इस तरीके से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो चंदा बाकी, मतलब हमें चंदा मिलना बाकी है, इसने लिखा दिया कि मैं इतना चंदा दूंगा, तो उसका उसने दिया नहीं, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो इसीलिए चंदा मिलना बाकी क्या होगा, एसेट्स होता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ठीक इस तरीके से, अगर किसी ने आपको एडवांस दे दिया सब्सक्रिप्शन, चंदा एडवांस दे दिया, तो मतलब आप उस पर काम करेंगे, बाकी है। जैसे किसी ने कहा कि आप 5 लाख रुपए ले लो और ये चीज़ कुछ बनवा के गरीबों में दे देना, तो इसका मतलब ये चंदा आपको मिला। अब जब तक आप वो चीज़ 5 लाख का इस्तेमाल नहीं कर लेते, गरीबों को नहीं देते, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, चंदा, लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसीलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो लायबिलिटी होती है। ये सारी बात को आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, और फिर उसके बाद ये, फिर आपको इसको हम समझने में आसानी होगी, फिर हम लोग इजीली इसको समझ जाएंगे। अब आपको ये सोचना है कि सब्सक्रिप्शन एक अकाउंट है कोई भी, हमने क्या पढ़ा, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, तो इसका मतलब अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग है, हम पहले ये डिफाइन करेंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या एसेट्स है। तो अगर एसेट्स के बिगनिंग को हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं और एसेट्स के एंड को हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सोचना है, सब्सक्रिप्शन के बारे में हमें जानने का है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स है, अगर एसेट्स की बिगनिंग को हम लोग कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड पे, है ना। तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर एट द बिगनिंग होगा तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एसेट्स बढ़ जाएगा। ठीक इस तरीके से आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा कि ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, इसीलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, इसकी बिगिनिंग को। ठीक है, इस तरीके से इसके एंड को हम लोग डेबिट साइड पे शो करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये बात लोगों को सब बहुत ज़्यादा बार बच्चे परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्योंकि एसेट्स है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बिगिनिंग हम लोग डेबिट साइड पे शो कर रहे हैं, उसकी एंड यहाँ शो कर रहे हैं। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसकी बीडी क्रेडिट साइड पे शो होगी, फिर इसकी सीडी हम यहाँ शो करेंगे। उसके बाद जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शो करेंगे जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे बैलेंस आता है वो आपके लिए क्या होगा, इनकम। इसे आप क्या शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इस साल का ये करंट ईयर है। हमने पीछे भी मेथड पढ़ा था कैसे जोड़ घटा करके शो करते हैं, तो 2 मेथड होता है, या तो आप अकाउंट बना लीजिए या आप इस तरीके से बनाइए। कभी कभी क्वेश्चन में ही आ जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए, इसलिए आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने आना चाहिए। ठीक है, सिंपली उसके बाद जो ये बैलेंसिंग फिगर, ये क्या आएगा, हमेशा ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ये आपको बैलेंसिंग फिगर में आएगा। मतलब आप क्या करेंगे, इधर जोड़ा आपने, इधर आपने क्या किया, या जोड़ा, अब इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है, तो आप क्या करेंगे, जो माइनस करके जो बचेगा वो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे आप क्या कहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इतना आपका एक्चुअल में इस साल का
है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रिएटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहा है कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करेंगे सब्सक्रिप्शन को, वो बताइए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 2019। अब देखिए हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन है, ये 2018 का इन्फॉर्मेशन है, ये 2019 का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर में हमें इतना रिसीव्ड हुआ है, कितना 3 लाख रुपए। तो हमने क्या वहाँ पढ़ा था कि हम लोग जो रिसीव्ड हुआ है उसमें क्या करते हैं, उसको पहले लिख देते हैं, उस वाले मेथड में जो पढ़े थे पीछे। फिर हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को हम लोग माइनस करते हैं। तो देखिए वही किया गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड किया गया और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को माइनस किया गया। ठीक इस तरह जब एडवांस एट द बिगनिंग होता है तो उसे ऐड करते हैं और एडवांस एट द एंड को माइनस करते हैं। तो देखिए वही चीज़ किया गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 2,35,000 रुपया कि ये इस साल का है हमारा फाइनली। ठीक है, तो ये हम लोग ये इस तरीके से कर लेंगे। दूसरा, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट से कैसे करना है, तो अभी हमने देखा, देखिए आउटस्टैंडिंग ये क्या है, सब एरियर, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ये आपको समझना है। ठीक है, और एडवांस तो एडवांस ही होता है। तो एरियर मतलब होता है बाकी, बाकी मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी होता है। तो अब देखिए ये क्या है, एरियर कब का है, बिगनिंग का। तो हमने क्या पढ़ा कि आउटस्टैंडिंग अगर बाकी है तो हम ये हमारे लिए एसेट्स होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग हम लोग डेबिट साइड पे शो करेंगे। फिर अगर इसका आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट्स ऐसे बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट साइड पे शो करते हैं। इसलिए हम लोग इसकी बीडी को डेबिट साइड पे, मतलब बिगनिंग को डेबिट साइड पे और इसको एंड को हम लोग क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। ठीक इस तरह एडवांस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो क्वेश्चन में देखिए गिवन है ये एडवांस की बिगनिंग को हम लोग लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। तो क्रेडिट साइड पे शो करें क्योंकि लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट शो करते हैं। फिर इसकी इंड को हम लोग यहाँ शो करेंगे, ये 70,000 जो इंड गिवन है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर में जो 3 लाख रुपया मिला है जो क्वेश्चन में ये गिवन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शो कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि अब जो इस साइड हमने ऐड किया 3,55,000 आया, इस साइड में हमने 355 लिख दिया। अब जो बचा ये हमारे लिए क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर 2,35,000। तो आप ऐसे करेंगे, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपको दोनों मेथड आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपसे दोनों मेथड पूछा जाता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हम लोग क्रेडिट साइड पे शो करते हैं इस अमाउंट को कि इतना हमारा इसी साल का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम साइड पे लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन और फिर इसे हम लोग शो कर देंगे कितना, 2,35,000 रुपये। ठीक है, वहाँ पे हम लोग शो कर देंगे। तो इसे ही एक्चुअल में हमें समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो ऐसा ही हम लोग करते हैं। तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे देखिए एक्चुअल में क्या है यहाँ पे कि कुछ और इन्फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, हम लोग लेजर वाली चीज़ें भी होती है जी। तो क्रिएटर्स अकाउंट्स में हम लोग करते क्या है एक्चुअल में कि क्रिएटर्स है फॉर मान लीजिए स्टेशनरी किसी भी कोई भी चीज़ का, हम लोग यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी इस तरीके से, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि शुरू में हमारे पास इतना मेडिसिन था, फिर हमने कुछ मेडिसिन खरीदा, फिर उसके बाद होगा इतना मेडिसिन बच गया तो उससे हमें कंज्यूम निकल करके आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, मतलब शुरू में आपने उधार इतना खरीदा। क्रेडिटर्स अगर है, क्रेडिटर्स कब पैदा होता है, जब हम लोग उधार परचेज खरीदते हैं, मतलब उधार परचेज अगर हमने किया तो क्रेडिटर्स का निर्माण होता है। तो आपको यही बात ध्यान रखना है कि अगर ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर दिया है तो इसका मतलब ये है, आप खुद बताइए कि शुरू में अगर आपको किसी ने कहा कि आपने इतना उधार खरीदा था 1 लाख का माल, ठीक है, और लास्ट में आपको गिवन है कि 2 लाख रुपए, कि शुरू में क्रेडिटर्स उधार आपने खरीदा था, पिछले साल उधार दिखा रहा है आपका 1 लाख रुपए का, इस साल उधार दिखा रहा है आपका 2 लाख रुपए का। तो इसका मतलब क्या है कि 1 लाख रुपया आपने और खरीदा होगा माल, तभी तो इस साल टोटल 2 लाख रुपए दिखा रहा है। तो वहाँ उस अकाउंट को हम लोग बना करके हम लोग ये जानते हैं कि इस साल कितना परचेज किया गया उधार, तो उसे ही इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट का, ठीक है, और फिर स्टॉक अकाउंट का,
ताकि हमें एक्चुअल पता चल सके कि इस साल कितना हमें उधार खरीदा, कितना नगद खरीदा, और फिर हम बता पाएंगे कि कितना हमने कंज्यूम किया। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया शुरू में आपके पास था 1 लाख रुपए का कोई माल, ठीक है, उसके बाद मटेरियल था कोई 1 लाख रुपए का, आपने क्या किया, मटेरियल 2 लाख रुपए खरीदा, टोटल 3 लाख हो गया। कैश में खरीदा 2 लाख रुपए का और उधार खरीदा कितने का, 1 लाख रुपए का। तो इसका मतलब टोटल परचेज शो करेंगे। फिर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ हो कि इतना आपके पास बच गया, तो इसका मतलब जितना जो बचा है, बचने के अलावा जो है वो आपके लिए क्या होगा, कंज्यूम, उतना आपने कंज्यूम कर लिया होगा। तो इसी बात को हम लोग, इसी के लिए हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं ताकि हम समझ सकें। तो इसमें देखिए क्रेडिटर्स क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है, सिंपली बात है, ये क्या है, लायबिलिटी है। और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा था, वही बात कि लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी घटेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो आप देखिए ये क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स की अगर बीडी दी हुई होगी तो डेबिट क्रेडिट साइड पे शो करेंगे क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। और इसकी सीडी गिवन होगी तो हम लोग यहाँ शो करेंगे, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है, इसे कहा जाता है, और ये किसे कहते हैं हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक इस तरह अगर क्रेडिटर्स को हमने शुरू में कुछ एडवांस दिया है, तो अगर आप खुद सोचिए कि क्रेडिटर्स को अगर आपने एडवांस दे दिया कि इतनी तारीख को तुम मुझे पैसे, ये इतना सामान पहुंचवा देना, तो आपके लिए एक तरीके से वो एसेट्स हुआ ना। अगर आप किसी से, आपको कोई एडवांस देता है तो आपकी लायबिलिटी हुई जब तक आप उसके लिए काम ना कर दें। लेकिन अगर आप किसी को एडवांस दे दें, जिस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है तो वो क्या होता है, एसेट्स होता है। तो यही हुआ कि अगर आपने किसी को एडवांस दे दिया तो वो आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। तो ठीक इस तरह क्रेडिटर्स को आपने, मतलब कोई जो आपको माल पहुंचाता है, उधार माल देता है, उसको आपने कुछ एडवांस दे दिया तो वो आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। इसीलिए अगर क्रेडिटर्स का बीडी गिवन हो तो हम लोग डेबिट साइड पे शो करते हैं, एज ए एडवांस गिवन होगा, एडवांस का, ठीक है। और इसकी सीडी गिवन हो, क्लोजिंग बैलेंस, तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी, अगर आप खुद सोचिए कि क्रेडिटर्स को अगर आपने पे किया तो क्रेडिटर्स में कमी आएगी, और क्रेडिटर्स क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी कम होती है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट, है ना। लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ मैंने शायद उल्टा लिख दिया है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और लायबिलिटी घटती है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मतलब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, कि क्योंकि क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, और लायबिलिटी घटती है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमने क्रेडिट शो कर दिया, लायबिलिटी अगर फिर क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका सीडी गिवन है तो हमने यहाँ शो कर दिया। फिर अब ये देखिए, ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, अभी हमने पढ़ा था। तो एसेट्स की बीडी डेबिट साइड पे आएगी, और फिर ये एसेट्स की सीडी क्या होगी, क्रेडिट साइड पे आ जाती है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद अगर किसी ने आपको कहा कि अगर आपने क्रेडिटर्स को पेड कर दिया, तो लायबिलिटी वाले को अगर आपने पे कर दिया, जैसे आपने लोन लिया था, लोन पे करिए, तो लोन अगर पे करेंगे आप तो आपके लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो इस तरीके से अगर आपने कुछ पे किया है क्रेडिटर्स को, जिसे हम लोग डेबिट साइड पे शो करेंगे, क्योंकि इससे लायबिलिटी में कमी हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बताए, इतना आपके पास एडवांस है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस आता है उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट परचेज, मतलब इतना आपने उधार खरीदा होगा। अब क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया तो उसे क्रेडिट परचेज ही हमने क्यों कहा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर क्रेडिट साइड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिटर बढ़ रहा है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी कब बढ़ेगी, जब आपने उधार खरीदेंगे तभी तो लायबिलिटी बढ़ेगी ना। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिटर बढ़ रहा है, और क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए हमने क्या किया, क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस है उसे हमने क्या माना कि क्रेडिट परचेज है, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लीजिए क्रेडिट परचेज हमारे पास गिवन होता और इधर बैलेंस आता तो उसे हम क्या मानते कि हमने इतना पेड किया है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी डेबिट साइड पे आ रही है बैलेंस का, मतलब लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो रही है तो हम क्या मानेंगे कि हमने पे किया होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पेड, ठीक है। तो ये सब क्लोज करने के बाद ये आएगा, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। तो स्टॉक में वही बात, जो आपके पास शुरू में मान लीजिए 1 लाख का स्टॉक था, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ स्टॉक परचेज किया है, उसके बाद फिर कुछ और स्टॉक आपने उधार खरीदा, कुछ नगद खरीदा, सबको जोड़ देंगे।
जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख का था, उधार खरीदा है 3 लाख का, फिर 40,000 का आपने क्या किया, सॉरी कैश में परचेज किया 3 लाख का, उधार खरीदा है 4 लाख रुपए का, तो इसका मतलब कितना होगा टोटल 3,40,000। तो टोटल हो गया 4,40,000 का आपने परचेज किया, और आपके पास लास्ट में दिखा रहा है कि इतना बचा ही हुआ है, मतलब टोटल 4,40,000 का आपके पास मटेरियल था आपने, लेकिन लास्ट में साल के अंत में देखा कि 1,50,000 का ही बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना आपने कंज्यूम कर लिया होगा। तो यही चीज़ हम लोग स्टॉक अकाउंट से निकालने की कोशिश करें, वही बात यहाँ लिखी हुई है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे शो करेंगे क्योंकि ये स्टॉक है, स्टॉक एसेट्स होता है, और एसेट्स बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। हमने क्या पढ़ा था, एसेट्स है, स्टॉक क्या है, एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और एसेट्स घटता है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हमने शो किया। तो इसकी BD/CD हम लोग लिख देंगे, और फिर अगर कुछ अब ये जो चीज़ें क्रेडिट फॉर स्टेशनरी अकाउंट जो यहाँ लिख रखा है इसने, ये एक्चुअल में ये है क्रेडिट परचेज जितना हुआ है वो शो कर दिया। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू कैश परचेज शो कर देंगे इस तरीके से, ये जो है, और उसके बाद क्रेडिट परचेज, ये इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट आपने इतना खरीदा है उसे भी शो कर दिया। ठीक है, सब कुछ शो करने के बाद फिर क्या करेंगे, CD लिखा, जो बैलेंस आया उसे हम लोग क्या हुआ, इतना कंज्यूम किया है। तो इस कंज्यूम मतलब इतना आपने खर्च कर लिया, इतना खर्च किया, इसका मतलब क्या है ये कि आपने खर्च किया, मतलब क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे हम शो करेंगे कि इतना हमने खर्च किया है, इस मटेरियल को कंज्यूम कर लिया। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर, इजी है, आप सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरीके का हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कंज्यूम निकालना है, शुरू में इतना मेडिसिन था, लास्ट में इतना हमने फिर परचेज किया, उधार खरीदा, नगद खरीदा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि इतना रुपया लास्ट में बचा हुआ था, कंज्यूम पता करिए। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है, उसके बाद हमें दिखे है और ये ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है, तो हम लोग क्रेडिटर अकाउंट में डाल देंगे इसको। फिर कैश परचेज गिवन है तो स्टॉक में डाल देंगे इसको। उसके बाद है स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो स्टॉक अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद लिखा हुआ क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, तो हम लोग मेडिसिन के क्रेडिटर अकाउंट में डाल देंगे, मतलब क्लोजिंग है ये, मतलब यहाँ ये जो बनाएंगे यहाँ डाल देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि कैलकुलेट करिए मेडिसिन कंज्यूम्ड, कि कितना आपने कंज्यूम कर लिया, तो हमें दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए ये एक मेथड होता है जो इसका, ये सिंपल मेथड है, आपको क्या करना है, दोनों मेथड आना चाहिए। या तो आप क्या करेंगे कि शुरू में देखिए हमने क्या कहता है कि इतना मेडिसिन शुरू में आपके पास इतना था, और उसके बाद ओपनिंग, ये उल्टा किया है, आप पहले लिखेंगे ओपनिंग फिर परचेज लिखेंगे, और फिर इतना बच गया, इसका मतलब जो बैलेंस आएगा वो आपने कंज्यूम कर लिया होगा। ठीक है, फिर ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो क्या होगा, आपने परचेज किया होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया, क्रेडिटर का ओपनिंग डाल दिया, क्रेडिटर का क्लोजिंग डाल दिया। ठीक है, अब इस साइड बैलेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिटर बढ़ रहा है। क्रेडिटर कब बढ़ता है, जब हम उधार खरीदते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग ये यहाँ पे बैलेंस जो आ रहा है वो हमारे लिए क्या होगा, परचेज, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेज। तो इस क्रेडिट परचेज 40,000 रुपये का हम क्या करेंगे, यहाँ उठा करके डाल देंगे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन में दिखा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 लाख, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन में 1 लाख रुपए डाल देंगे। फिर है परचेज 3 लाख रुपए, देखिए क्वेश्चन में गिवन था कैश परचेज किया है 3 लाख रुपए का, है ना, तो इस 3 लाख रुपए को हम यहाँ पे उठा के डाल देंगे। फिर क्रेडिट परचेज हमें क्रेडिटर से मिलेगा, क्योंकि उधार क्रेडिटर अकाउंट मतलब उधार अकाउंट से ही हमें पता चलेगा कितना उधार खरीदा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ उधार डाल देंगे। टोटल ये इतना आ गया, 3,40,000 रुपये हमने खरीदा है, और इतना रुपया हमारे पास, इतना स्टॉक हमारे पास पहले से था। अब क्वेश्चन ने कहा कि 1,50,000 रुपये का ही स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, ये देखिए 1,50,000 रुपये का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब क्या कि जो बचा, जो बैलेंस आ रहा है, इसको इतना था, इतना और इतना जो बैलेंस आया वो क्या होगा, कंज्यूम कर लिया होगा। तो यही होगा क्या, 2,90,000 कंज्यूम अमाउंट। आप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट। ये बहुत बच्चे बहुत परेशान रहते हैं दोनों अकाउंट को कैसे बनाया जाए, तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आने।